नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी उसके अंदर लास्ट टाइम हमने 1857 की जो क्रांति है, इससे पहले की जो कारण है उनको हमने स्टडी किया। मतलब 1857 की क्रांति के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेवार हैं उनको हमने देखा। हमने क्या स्टडी किया कि किस तरह से जो किसान वर्ग है वो इनके विरोध में आता है, किस तरह से जो व्यापारी वर्ग है वो अंग्रेजों के विरोध में आता है, किस तरह से भारत का जो मजदूर है वो इनके विरोध में आ जाता है, अकाल जो पड़े इनकी क्या भूमिका रही, अंग्रेजों की जो नीतियां रही इन नीतियों का क्या परिणाम रहा, उसको हमने स्टडी किया। ओके, इसके अलावा अंत में हमने सैनिकों का विद्रोह करने का कारण देखा। यानी कि हमने एक बात का तो लास्ट लेक्चर में खंडन कर लिया कि अंग्रेज जिसको एक सिपाही म्यूटिनी या एक सैनिक विद्रोह का नाम दे रहे थे, वो एक सैनिक विद्रोह न होके क्या था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। क्या था? भारत का स्वतंत्रता संग्राम। मतलब एक ऐसी भूमिका हमने अब तक तैयार कर ली है जिसमें हमने यह जाना था कि यह कोई सिपाही म्यूटिनी नहीं थी, यह क्या थी, वास्तव में एक भारत का स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें भारत का हर एक वर्ग शामिल था, चाहे इसके अलावा राजा रहे हो, रानी रही हो, नवाब रहे हो, लेखक रहे हो, कवि रहे हो, पेंटर रहे हो या शायर रहे हो। क्योंकि शायर और इनकी जब बात आती है तो हमने किसका जिक्र किया था? शाह वाजिद अली खां का जिक्र किया था, जिनको आज भी अगर आप चले जाओ अवध में तो बड़े सम्मान के साथ जिनका नाम लिया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं। आज हम आएंगे मंगल पांडे पे। किस पे? मंगल पांडे पे। देखिए, इस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले बलिदान देने वाले जो नायक थे वो कौन थे? मंगल पांडे थे। कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि ये एक दिन जाते हैं बाजार। जब ये बाजार की गलियों से निकल रहे होते हैं, कहां से? गलियों से निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या है, वहां की औरतें इनको ताने मारती हैं। कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि इनके ऊपर चूड़ियां फेंक देते हैं और कहते हैं आप एक ब्राह्मण। देखिए, पांडे जो होते हैं ये ब्राह्मणों में आते हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर चूड़ियां फेंकते और कहते हैं आप एक निहायती कायर व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि आप तो अधर्म का काम कर रहे हैं। अधर्म का कार्य कौन सा? आप चर्बी वाले कारतूस प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या प्रयोग कर रहे हैं? चर्बी वाले कारतूस प्रयोग कर रहे हैं, जो कि धर्म की नजर से सरासर गलत है। तो मंगल पांडे को भाई साहब इस बात पे आ जाता बड़ा गुस्सा, और ये कहां आते हैं? अपनी छावनी। ओके, कहां आते हैं? छावनी में आते हैं, और ये छावनी है मेरठ में। देखिए, पूछ लेते हैं कौन सी छावनी से थे, तो मेरठ छावनी से ये थे। ओके, इसकी 34वीं जो रेजिमेंट है, इस 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही। आने के बाद बड़े गुस्से में होते हैं और क्या काम करते हैं, यहां जो अंग्रेजी अधिकारी होते हैं, कौन है? अंग्रेजी अधिकारी, इनको मार देते हैं ये गोली। अब अंग्रेजी अधिकारियों को मार दी गोली। अब गोली मारने के साथ ही भारत में बज जाता है इस क्रांति का बिगुल। ओके, अब गोली मार दी। अब अंग्रेज क्या काम करेंगे? जैसा इनकी पहले से नीतियां रही, ये इस आंदोलन को दबाने का काम करेंगे, और दबाने के लिए क्या काम करेंगे? मंगल पांडे को कर लेंगे ये गिरफ्तार। क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे। ओके, और अरेस्ट करने के बाद क्या होगा? इनको कोर्ट द्वारा इनको सजा सुनाई जाएगी, फांसी की। कौन सी? फांसी की सजा सुनाई जाएगी। तो यहां से जो लो लेवल में क्वेश्चन आता है कि इस म्यूटिनी की या इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आपको डेट याद रखनी है, 29 मार्च का दिन था। कब? 1857।
कब? 29 मार्च 1857 का दिन था, जिस दिन मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी अधिकारियों को गोली मार दी, और गोली मारने के बाद इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो इनको क्या है? फांसी की सजा सुना दी गई। अंत में क्या होता है? 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1857, ये डेट जरूर याद रखनी है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी का शहीदी दिवस होता है। तो इस दिन इनको क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। और फांसी देने के साथ अंग्रेजों को यह लगा कि मंगल पांडे का अध्याय या समाप्त हो गया, ये विद्रोह दब गया। परंतु हुआ क्या? ये विद्रोह दबने की बजाय क्या हो गया? यहां से उग्र रूप धारण करने लगा। और उग्र रूप धारण इस रूप में कर लिया कि भारत के जितने भी सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, वो सीधे रूप से अंग्रेजों के विरोध में हो गए। और इन्होंने 10 मई का दिन चुना। कौन सा? 10 मई का दिन चुना 1857। किसके लिए? विद्रोह के लिए। इन्होंने कौन सा दिन चुना था? 10 मई को दिन चुना कि इस दिन पूरे भारतवर्ष में जितने भारतीय सैनिक हैं वो विद्रोह कर देंगे, और जो भी अंग्रेजी अधिकारी इनको मिलेगा उनको क्या कर देंगे? मार देंगे। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ? नींव तैयार हो गई। 1857 की क्रांति आरंभ हो गई भारतवर्ष में। अब देखिए, इतनी बड़ी क्रांति अगर करनी है तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक सेना नायक की, यानी एक नेता होना चाहिए, क्योंकि भारत कोई छोटा भारत नहीं है। आप गूगल पे सर्च करके अखंड भारत का नक्शा देख लेना, आप कहोगे तो हम हमारी साइट के ऊपर आपको अवेलेबल करवा देंगे अखंड भारत का नक्शा, जिसके अंदर आप देख लेना कि भारत कितना बड़ा और विशाल था। ठीक है ना? आज के पाकिस्तान को जोड़िए, बांग्लादेश को जोड़िए, देखिए कितना बड़ा था। बंगाल अकेले की बात करूं तो बंगाल में भी आज का बिहार जोड़िए, आप उड़ीसा को जोड़िए, और बांग्लादेश और बंगाल को जोड़ दीजिए, ये बंगाल था। ठीक है ना? भारत का स्वरूप बड़ा ही ज्यादा विशाल था। तो अब 10 मई के लिए विद्रोह करने की या पूरे भारत में आंदोलन करने की तारीख तो निश्चित कर दी गई, पर निश्चित के लिए चाहिए एक नायक। किसकी आवश्यकता होगी? एक नायक। और ये नायक कौन बनेंगे? बहादुर शाह जफर द्वितीय सेकंड जो है, ये क्या रहेंगे? इसमें एक नायक या सेनापति के रूप में भूमिका निभाएंगे। भूमिका इन्होंने किस तरह से निभाई कि मेरठ से चलकर सैनिक चल दिए दिल्ली की ओर, कि दिल्ली चलते हैं, क्योंकि मुगल बादशाह कहां रह रहे हैं? इस वक्त दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक है ना? तो ये दिल्ली की तरफ चल दिए। और उस समय क्या चल रहा था? जो रमजान का महीना चल रहा है। कहते हैं सुबह सुबह मेरठ के सैनिक पहुंच जाते हैं बहादुर शाह जफर के दरबार में, और रमजान का महीना चल रहा था, और बहादुर शाह के सामने पेशकश रखी गई कि आप क्या करिए, इस विद्रोह का या इस आंदोलन का आप करिए नेतृत्व। और यहां पे बहादुर शाह जफर क्या कर देते हैं? इस बात को सहमति दे देते हैं कि चलिए ठीक है, मैं इस चीज का नेतृत्व करूंगा। और इसी के साथ क्या होते हैं? इस आंदोलन को एक सेनापति मिल जाता है। ठीक है ना? हरियाणा में बात करें तो जो अंबाला छावनी है, कौन सी? अंबाला छावनी। अंबाला छावनी से क्या होता है? विद्रोह करने का काम होता है, क्योंकि उत्तरी साइड की देखी जाए तो सबसे बड़ी छावनियों में से एक है जहां पे इस चीज का विद्रोह या इस आंदोलन का आरंभ होना था। ठीक है ना? परंतु बहुत जल्द ही क्या काम किया जाता है? अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया जाता है, या इस आंदोलन को पूर्ण रूप से कुचल दिया जाता है। ओके, कारण पूछ लेते हैं कई बार कि क्या कारण रहा कि इस आंदोलन को दबा दिया गया। देखिए, दबाने के कई सारे कारण इसके लिए जिम्मेवार माने जाते हैं। कुछ करना है? ओके, पूछ लेते हैं कौन कौन से कारण इसके लिए। तो अंग्रेजों द्वारा क्या है? इसको दबा दिया जाता है। तो यहां से जो क्वेश्चन दूसरे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि किस स्थान से किसने नेतृत्व किया, और इस क्रांति के बाद भारतीय राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये मंगल पांडे की कहानी थोड़ी सी जरूर याद रखनी है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस आंदोलन के असफल होने के कारण और उसके बाद पड़ने वाले क्या क्या प्रभाव भारतीय राजनीति पे पड़ेंगे, और भारतीय आर्थिक रूप से देखा जाए तो किस तरह के बदलाव भारत के अंदर अब आने वाले। क्योंकि एक बहुत बड़ा
मूवमेंट रहेगा भारतीय राजनीति के हिसाब से। जरूर ये आंदोलन असफल हो गया था, परंतु इसने क्या काम किया था, भारतीय राजनीति के ऊपर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था। ओके, चलिए इसके प्रभाव देख लेते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव भारत में पड़े। पहली बात तो ये रही कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। अब जो सीधे रूप से भारत पे नियंत्रण रहेगा, वो नियंत्रण रहेगा ब्रिटेन के क्राउन का या ताज का। अब सीधे रूप से राज कौन करेगा, ब्रिटेन खुद भारत पे राज करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला प्रभाव। दूसरा यहां पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि जो यहां पे गवर्नर जनरल होता था, इसको क्या कर दिया जाएगा, इस पद को खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह भारत में कौन सा पद आएगा, वायसराय का पद आएगा। और लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे और यही प्रथम क्या रहेंगे, भारत के वायसराय रहने वाले। दो बातें। इसने क्या किया, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा। देखिए यहां पे हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं था, सारे धर्म एकजुट होके यहां पे भारत के लिए लड़े थे। तो एकता के सूत्र में बांध दिया और उनको जो उनकी वास्तविक शक्ति है, क्या है वास्तविक शक्ति है, इससे क्या करवाया था, उनको परिचित करवा दिया। ठीक है ना। अब भारत में जो राज होगा वो कानूनी रूप से होगा। अब क्या होगा, भारत पे जो राज होगा कानूनी रूप से होगा, मतलब जो भी अब पॉलिसीज आएगी वो ब्रिटेन की संसद से पास होकर भारत में आएगी और फिर इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और क्या प्रभाव पड़ा, जो हड़प नीति थी, क्या थी, हड़प नीति थी, उसको क्या कर दिया जाएगा, त्याग दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, हड़प नीति को त्याग दिया जाएगा। ब्रिटेन ने सीधे रूप से रानी ने यह कहा कि जो आजाद रियासत है, जो आजाद रियासत है वो क्या रहेगी, अब आजाद रहेगी। और जो ब्रिटेन अधीन है, जो क्या है, ब्रिटेन अधीन है, वह क्या है, ब्रिटेन के अधीन रहेगी। मतलब अब तक जितनों का विलय हो चुका है वो विलय रहेंगी और जो आजाद है वो आजाद रहेगी। यानी हड़प की नीति को क्या कर दिया जाएगा, अब त्याग दिया जाएगा। भारत में अनेक नए आयोग बनेंगे। ठीक है ना। इसी का एवज क्या रहा कि 1884 में, सॉरी 85 में कांग्रेस की स्थापना होती है और पहला अधिवेशन, देखिए 1884 में वैसे स्थापना एवज शुरू होता है, पर इसका अधिवेशन की बात करें तो 85 के अंदर इसका अधिवेशन पूर्ण रूप से होता है। इसके अलावा क्या हुआ, जो मुगल वंश था, क्या था, मुगल वंश था, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। मतलब अंग्रेजों को यह डर था कि यदि मुगल जिंदा रहे तो फिर से इनके नेतृत्व में कोई ना कोई आंदोलन या कोई ना कोई म्यूटिनी हो सकती है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और बहादुर शाह को, किसको, बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया और यही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए आज भारत में दो ऐसे मुगल राजा रहे हैं या बादशाह रहे हैं जिनके जो मकबरे है या टॉम है वो भारत से बाहर है। एक बहादुर शाह जफर जो कि रंगून के अंदर या म्यांमार में उनका मकबरा है, तो दूसरे कौन है, जो इनके संस्थापक बाबर है, उनकी कब्र कहां है, काबुल में। ओके, देखिए इनके बारे में एक बात कहते हैं कि बड़े ही बदनसीब राजा थे जिन्होंने पूरे भारत पे एक छतर राज किया, उनको मरते मरते भारत में 2 कदम भूमि नसीब न हुई। ठीक है ना। इनके बेटे को, इनके जो बेटे थे उनको दिल्ली में फांसी दे दी गई। देखिए यहां तक कहते हैं कि
इनको हार मनवाने के लिए इनके दोनों बेटों के सर काट के इनके सामने थाली में सजा के पेश कर दिए गए थे, परंतु बहादुर शाह जफर ने हार न मानी और अंत में रंगून की जेल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनका क्या बना दिया गया, मकबरा बना दिया गया। ठीक है ना। हजारों लोगों को दिल्ली में सरेआम फांसी दे दी गई। क्या कर दी गई, सरेआम फांसी दे दी गई। इसके अलावा क्या प्रभाव पड़े, अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सिपाही थे उनकी संख्या घटा दी गई। ओके, इन पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिए गए। तो अनेक तरह की इस तरह की राजनीतिक बदलाव भी आए। अंग्रेजों ने भी कई सारी पॉलिसीज का त्याग किया, कई पद में भी यहां पे चेंज किए गए और इस तरह से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बाद भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है। देखिए 1857 से पहले एक अलग स्थिति थी और 1857 के बाद हमें क्या है, एक अलग स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो हम चार्टर एक्ट्स की बात कर रहे थे, चार्टर एक्ट पहले भी भारत में आ रहे थे, परंतु इसके बाद अनेक समाज सुधार और अनेक तरह की नीतियां भारत में आएगी, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो भारत में द्वैध शासन को लेके हो, अनेक तरह की नीतियां भारत में अब सामने आएगी और इसके बाद अनेक बड़े बड़े हीरो निकल के सामने आएंगे, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, एनी बेसेंट हो, अरविंद घोष हो, महात्मा गांधी हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने ही वीर सपूतों ने अपने खून से भारत माता का तिलक किया। तो उन चीजों को हम आगे देखने का काम करें। एक नजर डाल लेते हैं कि कहां से किसने विद्रोह करने का काम किया था, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस क्षेत्र से किसने विद्रोह करने का काम किया था। ओके, तो चलिए सबसे पहली जो बात करते हैं वो दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी के रूप में उभरा था इस आंदोलन का। जरूर ये आंदोलन मेरठ से शुरू हुआ था, परंतु दिल्ली इसकी क्या बन गई थी, जल्द ही राजधानी बन गई थी। ओके, तो इसलिए दिल्ली को जानना बड़ा जरूरी है। तो दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कौन है, बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया और लगभग 9 मई और 10 मई को यहां पे क्या हुआ, आंदोलन होना शुरू हो गया। ओके, आगे बात करते हैं कानपुर की। कहां से, कानपुर से भी। कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया, तो याद रखना है नाना साहिब ने। किसने, नाना साहिब ने इसका क्या किया था, नेतृत्व करने का काम किया था। और कब से, 5 जून 1857 को इन्होंने क्या कर दिया था, क्रांति का बिगुल बजा दिया था। फिर बात करते हैं लखनऊ की, कि लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से किया था हजरत महल ने। किसने, हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। कब, 4 जून को, 4 जून 1857 को। ओके, झांसी से बात करें तो झांसी से किया था लक्ष्मीबाई ने। किसने नेतृत्व किया था, लक्ष्मीबाई ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यदि इलाहाबाद से बात करें, कहां से, इलाहाबाद से, तो यहां पे क्या है, नाम देखने को मिलता है लियाकत अली का। किसका, लियाकत अली। इन्होंने क्या काम किया था, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। बरेली, कहां से, बरेली, जहां से राहुल गांधी इलेक्शन लड़ते हैं। खान बहादुर, कौन है, खान बहादुर या मौलवी खान बहादुर, इनका नाम देखने को मिलता है। और फैजाबाद, कहां से, फैजाबाद, फैजाबाद से बात करें तो अहमद उल्ला, अहमद उल्ला, इन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व करने का काम किया था। तो ये 7-8 जो मुख्य नायक इस समय भूमिका निभाते हैं, उनका योगदान जरूर याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी जीवनियों की जो सीरीज चल रही है हमारे तक्षशिला प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके ऊपर रोजाना आपको एक
जो हमारा वीर नायक रहा था उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो उसके अंदर आपको लक्ष्मीबाई भी देखने को मिलेगी, लियाकत अली भी देखने को मिलेंगे, हजरत महल भी देखने को मिलेंगे, नाना साहिब भी और बहादुर शाह जफर भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, भारत अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ता है जिसके अंदर कई हजारों भारतीय लोगों ने अपनी खून की आहुति डालने का काम किया और अंत में अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाते हुए बता दिया कि अब ज्यादा समय तक भारत को गुलाम रखना आसान नहीं है। हालांकि इसके बाद भी 90 साल तक भारत पे राज किया, क्योंकि 1857 से लेके 15 अगस्त 1947 तक क्या है, भारत गुलामी की बेड़ियों में रहेगा। और इसके बाद भारत क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, एक भारत बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। तो इसी के साथ हम आज के हमारे 1857 की क्रांति को खत्म करते हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में हम 1857 से पहले जो चीजें रह गई है कौन कौन सी, इनकी जो शिक्षा नीतियां जो आरंभ करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद की नीतियों की बात करें तो जो प्रेस को लेके इनकी नीतियां रहेगी, समाज सुधार को लेके बात करेंगे, हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, ठीक है ना। मैकाले की शिक्षा नीति की बात करेंगे, ठीक है ना। इनकी आर्थिक नीतियों की बात करेंगे। तो देखेंगे ये किस तरह की भारतीय समाज में भूमिका निभाएगी और आगे आते आते जो शिक्षा इन्होंने भारतीयों को दी उसमें बात करेंगे। पहले आईपीएस सत्येंद्रनाथ की हम बात करेंगे और देखेंगे भारत में किस तरह से सिविल एक्ट आता है, किस तरह से प्रेस के ऊपर रोक लगाई जाती है, किस तरह से उनको हटाया जाता है, कौन कौन से यहाँ पे पत्र प्रकाशित होते हैं, उन चीजों के बारे में देखेंगे। समाज सुधार की जब बात करेंगे, हम सती प्रथा की बात करेंगे, दास प्रथा की बात करेंगे, बहु विवाह प्रथा की बात करेंगे और इसके जो भारतीय नायक रहे उनकी बात करेंगे। इसके अलावा जो धार्मिक जागरण की भी हम बात करेंगे, किसकी, धार्मिक जागरण की बात करेंगे, किस तरह से भारत में धार्मिक जागरण आया, किस तरह से धर्म सुधार नीतियां चली। और इसके अलावा विदेशी नीति की बात करेंगे, किसकी, विदेशी नीति, यानी कि भारत इस समय ब्रिटेन जो है भारत के माध्यम से नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, ठीक है ना, इसके अलावा अफगान, इनके साथ किस तरह की नीतियां अपनाता है, इन नीतियों के ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही। तो कल फिर इसी टाइम एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं जिसमें हम अंग्रेजों की नीतियों के ऊपर जिक्र करेंगे और फिर हम सीधा कांग्रेस की तरफ चलेंगे और जो इस बीच में वायसराय आएंगे उन वायसरायस को भी जिक्र करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बायोलॉजी के लिए हमारे सिहाग क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ जाइए। तो आज के लिए अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।